वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं बच्चे? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों का पढ़ाई बढ़िया चल रहा होगा। तो जैसे कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर के अंदर क्लास 12 का जो बिजनेस स्टडीज है उसके अंदर मैंने चैप्टर कराया था स्टाफिंग। उसके नेक्स्ट चैप्टर आज हम लोग करने वाले हैं जिसका नाम है डायरेक्टिंग। ये पार्ट 1 होगा। पार्ट सेकेंड जो है हम अगले लेक्चर में आपको प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि पार्ट 1 के अंदर हम लोग क्या डिस्कस करेंगे। एक बार हम लोग इसके बारे में बात कर लेते हैं। चलिए बच्चे, तो हम लोग बात करेंगे इसके अंदर पार्ट 1 है। पार्ट 1 के अंदर हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर के स्टाफ डायरेक्टिंग का जो चैप्टर है बेटा उसमें हम लोग पढ़ने वाले क्या है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए, तो डायरेक्टिंग का मतलब क्या होता है। सबसे पहले जिन भी बच्चों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा बच्चे। हमारा चैनल का नाम है राकेश सर कॉमर्स क्लासेस, शॉर्ट में हम कहते हैं RSCC। ठीक है, तो आप प्लीज ये काम कर दीजिएगा। आप लोगों का जो हक है आप उसको प्लीज। और उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि इस चैप्टर में हम लोग करने वाले क्या है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग का मतलब क्या क्या होता है, डायरेक्टिंग के अंदर क्या क्या एलिमेंट्स इन्वॉल्व होता है बच्ची। उसके बाद सुपरविजन क्या होता है, उसके बाद मोटिवेशन क्या होता है, उसके बाद लीडरशिप क्या होता है, उसके बाद कम्युनिकेशन की बात करते हैं। कम्युनिकेशन क्या होता है, कम्युनिकेशन को कैसे हम इफेक्टिव बना सकते हैं, कम्युनिकेशन के प्रोसेस क्या होता है, आप इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैसे कर सकते हो, इन सभी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग। तो चलिए वन बाय वन करके हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी कहानी को। चलिए बच्चे, तो सबसे पहले हम बात करते हैं डायरेक्टिंग का मतलब क्या होता है। डायरेक्टिंग का मतलब होता है बेटा इंस्ट्रक्शन देना। यहां पर हम बात करते हैं डायरेक्टिंग रेफर्स टू प्रोसेस ऑफ इंस्ट्रक्टिंग। यहां पर डायरेक्टिंग एक प्रोसेस होता है बेटा जहां पर हम इंस्ट्रक्टिंग करते हैं, गाइडिंग करते हैं एंड मोटिवेटिंग एम्प्लॉइज टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। तो यहां पर जो हमारे पास मैंने आपको सबसे पहला क्लास में मैंने बताया था बेटा, जब मैनेजमेंट मैंने पढ़ाया था उसके अंदर मैंने बताया था कि मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस जहां पर हम प्लानिंग करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, स्टाफिंग करते हैं, डायरेक्टिंग करते हैं और कंट्रोलिंग करते हैं। तो प्लानिंग सबसे पहला प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और कंट्रोलिंग जो है लास्ट ऑब्जेक्टिव होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, कि जो हमने प्लान करा उसके मुताबिक हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है, उसको देख देख करने का काम जो क्या होता है बेटा कंट्रोलिंग होता है। आज हम लोग बात करेंगे डायरेक्टिंग का मतलब क्या होता है। तो हमारे पास प्लानिंग हमने कर लिया, हमने ऑर्गेनाइजिंग भी करा, स्टाफिंग भी करा, सब कुछ हमारे पास अवेलेबल है। अब डायरेक्टिंग नहीं करेंगे, इंस्ट्रक्शन नहीं देंगे एम्प्लॉयज को, सुबॉर्डिनेट को, तो काम कैसे होगा। तो यहाँ पर बेटा इट्स ऑल अबाउट, डायरेक्टिंग इज ऑल अबाउट कि यहाँ पर इंस्ट्रक्शन देना होता है अपने एम्प्लॉयज को, अपने सुबॉर्डिनेट को कि काम कैसे करना है, और मोटिवेट करना होता है, गाइड करना होता है। एक लीडर्स होता है जो अपने जो भी टीम है उनको इंस्पायर करने का काम करता है, मोटिवेट करता है। तो यहाँ पर इंस्ट्रक्शन देते हैं बेटा। दो तरह के लोग होते हैं, एक काम खुद करते हैं और एक होता है टीम से काम कराते हैं। तो दो तरह के, उनका काम क्या होता है टीम के साथ काम कराना, और एक होता है खुद काम करना। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। तो यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं बेटा, डायरेक्टिंग का मतलब होता है एक प्रोसेस होता है जहां पर हम इंस्ट्रक्टिंग करते हैं, जहां पर हम इंस्ट्रक्शन देते हैं, गाइड करते हैं, हम बताते हैं सामने वाले को, और मोटिवेट करके ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज हैं उन सभी का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, कॉमन गोल, कि ऑर्गेनाइजेशन की गोल को हम कैसे अचीव कर सकते हैं। हम इसको क्या बोलते हैं बेटा, डायरेक्टिंग। अब हम लोग बात करेंगे कि इंपॉर्टेंस क्या होता है, डायरेक्टिंग की इंपॉर्टेंस क्या होता है बेटा। इंपॉर्टेंस की बात करें तो इसकी महत्व क्या है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। आपको मीनिंग समझ में आ गया होगा कि डायरेक्टिंग रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग एंड मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल। एक ऑर्गेनाइजेशन में जो भी एम्प्लॉयज होता है उन सभी का एक ही गोल होता है कि ऑर्गेनाइजेशनल का कॉमन गोल को हम कैसे अचीव कर सकते हैं, टारगेट को कैसे अचीव कर सकते हैं। तो वहां पर जो भी एक सुपीरियर पर्सन इंस्ट्रक्शन देता है, गाइड करता है, मोटिवेट करता है, और इन सभी प्रोसेस के थ्रू ऑर्गेनाइजेशन के गोल अचीव कराते हैं बेटा, हम उसको क्या कहते हैं, डायरेक्टिंग कहते हैं। उसके बाद हम इंपॉर्टेंस की बात करते हैं। तो सबसे पहला क्या होता है बेटा, एंश्योर
इफेक्टिव परफॉर्मेंस, जब हम टीम के साथ काम करेंगे, सभी को एक साथ लेकर के काम करेंगे तो हमारा क्या होगा, यहाँ पर इफेक्टिव परफॉर्मेंस होगा, हम अच्छे तरीके से टीम के साथ हम काम कर सकते हैं। फैसिलिटी चेंजेस, यहाँ पर जो चेंजेस आएगा उस चेंजेस को हम टीम के साथ मिलकर के क्या करेंगे, ओवरकम करेंगे और उसको हम सॉल्व करेंगे बेटा। और उसके बाद इनहेंस कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, कम्युनिकेशन के क्या प्रोसेस होता है, आगे आने वाली स्लाइड में हम आपको बताएंगे कि कम्युनिकेशन क्या होता है, कम्युनिकेशन के प्रोसेस क्या होता है, कम्युनिकेशन के प्रोसेस में कितने लोग इन्वॉल्व होते हैं, है ना, सेंडर कौन होता है, रिसीवर क्या होता है, डिकोडर कौन होता है, इनकोडर कौन, तो सब कुछ ईच एंड एवरी पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये क्या है बेटा, इंपॉर्टेंस है। सबसे पहले इंश्योर इफेक्टिव परफॉर्मेंस, डायरेक्टिंग करने से आपका जो परफॉर्मेंस है इफेक्टिव तरीके से काम करता है। उसके बाद फैसिलिटेट चेंजेस के अकॉर्डिंग काम होती है। उसके बाद इनहेंस कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन को भी क्या करती है बेटा, इनहेंस करती है। कौन, डायरेक्टिंग। चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट में हम बात करेंगे अब कि डायरेक्टिंग की अगर हम बात करें तो डायरेक्टिंग जो वर्ड जो आपने सुना है कि डायरेक्टिंग का मतलब जो अभी आपने समझा है कि डायरेक्टिंग वो चीज़ होता है जहां पर इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, जहां पर गाइड किया जाता है, जहां पर एम्प्लॉयज़ को क्या किया जाता है, मोटिवेट किया जाता है और कॉमन गोल को अचीव कराने में इनकी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। तो इसमें कुछ टर्म्स है बेटा, क्या क्या टर्म्स इन्वॉल्व है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सुपरविजन, क्या मतलब होता है बेटा सुपरविजन, अगले स्लाइड में हम लोग बिल्कुल इसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं मोटिवेशन का मतलब क्या होता है बच्चे, उसके बाद हम बात करते हैं लीडरशिप क्या होता है, लीडरशिप हम किसे बोलते हैं, फिर हम लोग बात करेंगे कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है और एक ऑर्गेनाइजेशन में एक कम्युनिकेशन को इफेक्टिव कैसे बना सकते हैं और कम्युनिकेशन इफेक्टिव होने के क्या क्या फायदा है और बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस। एक एक पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे बेटा, आराम से आप लोग पढ़ाई करिए। तो सबसे पहले सुपरविजन की बात करते हैं, उसके बाद मोटिवेशन की बात करते हैं, उसके बाद हम लीडरशिप की बात करते हैं बेटा, उसके बाद हम बात करते हैं कम्युनिकेशंस के क्या प्रोसेस होंगे। तो सारे एक एक पॉइंट को हम लोग डिस्कस करेंगे, हम समझेंगे सुपरविजन क्या होता है, सुपरविजन का क्या कंट्रीब्यूशन होता है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, मोटिवेशन क्या होता है, ये इंटरनल पार्ट होता है, मोटिवेशन से क्या फायदा होती है एक ऑर्गेनाइजेशन में, क्या होता है, लीडर्स कौन होते हैं, लीडर्स का क्या रोल होता है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कम्युनिकेशन का क्या हिस्सा होना चाहिए, कम्युनिकेशन का क्या क्या फायदा, एक एक पॉइंट बच्चे हम लोग करेंगे। चलिए उसके बाद हम लोग बात करेंगे, सबसे पहले हमने वर्ड क्या देखा, सुपरविजन। नाम क्या है, सुपरविजन, सुपर प्लस विजन, इनका विजन क्या होता है बेटा, सुपर से भी ऊपर होता है, तो सुपरविजन कहलाता है। चलिए हम बात करते हैं डेफिनेशन क्या है, तो सुपरविजन इज द प्रोसेस, ये बेटा विजन, विजन का मतलब होता है बेटा एम, मकसद, यहां पर हम अपनी फ्यूचर को देख रहे हैं, तो यहां पर सुपरविजन इज द प्रोसेस ऑफ ओवरसीइंग एम्प्लॉइज वर्क टू एंश्योर दैट इज द परफॉर्म इन द एज एक्सपेक्टेड। हम यहां पर एक्सपेक्टेड वैल्यू की बात करते हैं बेटा, तो यहां पर सुपरविजन का मतलब क्या होता है, सुपरविजन एक प्रोसेस होती है जहां पर हम ओवरसीइंग एम्प्लॉइज वर्क टू एंश्योर दैट द परफॉर्म इन एज एक्सपेक्टेड। तो हम वर्क एम्प्लॉइज के वर्क को हम क्या करते हैं, जो वो काम करने वाले परफॉर्म करने वाले उसकी एक्सपेक्टेशन, हम उसकी बात हम करते हैं। एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं, सुपरविजन, सुपरवाइजर, सुपरवाइजर इज अ लिंक बिटवीन द मैनेजमेंट एंड वर्कर्स। यहां पर बेटा सुपरविजन के अंदर सुपरवाइजर्स आते हैं, सुपरवाइजर जो होते हैं ये एक ऐसे पर्सन होते हैं बेटा, वो लिंक करते हैं मैनेजमेंट के साथ, वर्कर को लिंक करने का काम कौन करता है, तो सुपरवाइजर करता है। एमसीक्यूज में आपके सवाल आ सकते हैं कि सुपरवाइजर जो पर्सन होते हैं वो क्या करते हैं, लिंक करते हैं बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर, इन दोनों को लिंक करने का काम कौन करता है बेटा, सुपरवाइजर्स। चलिए अगले स्लाइड में हम बात करेंगे बेटा इंपॉर्टेंस ऑफ सुपरविजन का इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी महत्व आखिर क्या है, क्या महत्व रहा है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, एक सुपरविजन का क्या महत्व रहा है, एक सुपरवाइजर का क्या महत्व रहा है, उसके बारे में। एंश्योर इफेक्टिव एग्जीक्यूशन, यहां पर काम की अगर बात करें तो इफेक्टिव तरीके से हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं बेटा। उसके बाद प्रोवाइड फीडबैक, हम अच्छे फीडबैक लेते हैं, यहां पर हम फीडबैक प्रोवाइड करते हैं, प्रोवाइड्स फीडबैक। तो डायरेक्टिंग से क्या होता है, प्रोवाइड हमें फीडबैक मिलती है, सुपरविजन से हमें क्या मिलती है, यहाँ पर एक अच्छी फीडबैक मिलती है। मेंटेन से डिसिप्लिन, डिसिप्लिन मेंटेन करने में बहुत ज़्यादा हमें हेल्प करती है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि डिसिप्लिन होगा तो कोई भी काम ब्रीच नहीं होगा और ब्रीच नहीं होगा तो काम सही होगा। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद एंश्योर ऑप्टिमम रिसोर्स, ऑप्टिमल रिसोर्स यूज, यहां पर जो हमारे पास साधन होती है उसका 100% हम यूटिलाइज कर पाते हैं। तो ये क्या पॉइंट से बेटा इंपॉर्टेंस है किसकी, सुपरविजन का। तो सुपरविजन करने से क्या होता है, इंश्योर इफेक्टिव एग्जीक्यूशन, काम जो है यहाँ पर एग्जीक्यूशन जो है इफेक्टिवली चलता है। ये इससे सुपरविजन से हमें क्या पता चलता है, प्रोवाइड फीडबैक मिलती है हमें कि क्या। उसके बाद इससे डिसिप्लिन को हम मेंटेन कर सकते हैं। उसके बाद क्या होता है, इंश्योर्स
ऑप्टिमल रिसोर्सेस यूज, तो यहां से हमें क्या होता है बेटा, ऑप्टिमम हम यूज भी कर सकते हैं रिसोर्सेस को। तो ये सुपरविजन का क्या है बेटा, इंपॉर्टेंस है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग बात करेंगे, डेफिनेशन क्या होता है बेटा, मोटिव। अब हम बात करें सेकंड पॉइंट, दैट इज द मोटिवेशन। मोटिवेशन का मतलब क्या होता है बेटा, मोटिवेशन, मोटिवेशन बहुत सुना है आपने, मोटिवेशन का मतलब क्या होता है, मोटिवेशन से क्या क्या होता है। चलिए, तो मोटिवेशन इज द प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेटिंग एम्प्लॉयज टू परफॉर्म देयर बेस्ट अचीव इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन गोल। तो यहां पर मोटिवेशन का मतलब होता है हम अपने टीम को क्या करते हैं, मोटिवेट करते हैं। देखो ऑर्गेनाइजेशन में दो तरह के एम्प्लॉयज होते हैं, एक होते हैं कि ऑलरेडी काम कर रहे हैं, और एक ऐसे भी, देखिए एक स्ट्रेंथ, दो तरह के वर्कर होते हैं, एक बहुत अच्छे पोटेंशियल कैंडिडेट भी होते हैं, वहाँ पर वर्कर्स भी होते हैं, और एक होते हैं थोड़ा वीकर सेक्शन वाले भी एम्प्लॉयज़ होते हैं, जहाँ पर वो थोड़ा वीक होते हैं, डिमोटिवेटेड पर्सन होते हैं। तो हम उसको ऑर्गेनाइजेशन, उनकी जो वीकनेस है उनको भी हम स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर देते हैं और मोटिवेट करके हम उनसे काम कराते हैं। मोटिवेट करेंगे तो काम अच्छा तरीका से करेगा। तो यह मोटिवेशन का ऑब्जेक्टिव क्या था, मोटिवेशन इज द प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेटिंग एम्प्लॉयज टू परफॉर्म। यहां पर एक एम्प्लॉयज को मोटिवेट करके उनसे हम परफॉर्म कराते हैं, उनकी बेस्ट अचीव टू इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन गोल। वो 100% बेस्ट दे पाता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल में, जिससे क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ में उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है बच्चे। उसके बाद अगर हम बात करें एक्सप्लेनेशन क्या है इस मोटिवेशन टर्म्स का, एक्सप्लेनेशन क्या, द मोटिवेशन कैन बी इंट्रिंसिक। मोटिवेशन क्या होता है बेटा, एक इंटरनल फीलिंग होता है, इंटरनल होता है, 24/7 कोई भी पर्सन मोटिवेट नहीं हो सकता है। और एक्सट्रिंसिक जो एक्सटर्नल, तो यहां पर दो चीज की हम बात करते हैं, मोटिवेशन कैन बी इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल की अगर बात करें बेटा तो यहां पर इंट्रिंसिक की हम बात करते हैं, और एक्सटर्नल की अगर हम बात करें बेटा तो यहां पर एक्सट्रिंसिक की हम बात करते हैं बेटा। तो यहां पर दो वर्ड आपको देखने को मिलेंगे। मोटिवेशन का मतलब आपको समझ में आ चुका है। उसके बाद हमने बात करा मोटिवेशन कैन बी इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल, दोनों ही पार्ट होते हैं मोटिवेशनल में। चलिए बेटा, उसके बाद हम बात करते हैं कि मोटिवेशन का क्या इंपॉर्टेंस है। भाई एक ऑर्गेनाइजेशन में मोटिवेशन का क्या महत्व रहा है, मोटिवेशन से कुछ फर्क पड़ेगा तभी तो मोटिवेट होंगे। चलिए, तो यहां पर क्या क्या होता है, बूस्ट प्रोडक्टिविटी। ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले एम्प्लॉयज को हम बूस्ट कर देते हैं, कॉन्फिडेंस फील करा देते हैं, हम उनको चार्ज अप कर देते हैं। नहीं काम करने वाला व्यक्ति को भी हम कहते हैं आप कर सकते हो, यू कैन डू इट, उनको मोटिवेट करते हैं। इससे क्या होगा, मोटिवेट होकर के वो काम करेगा। तो मोटिवेशन का क्या महत्व है बेटा, कॉन्फिडेंस को, ये प्रोडक्टिविटी को बूस्ट कर देता है। उसके बाद इनहेंस जॉब सेटिस्फेक्शन, उनको हम क्या, जॉब सेटिस्फेक्शन की अगर हम बात करते हैं यहां पर हम उनसे क्या, उन्हें क्या कहेंगे, इनहेंस कराएंगे। मोटिवेशन की बात करते हैं इनहेंस हम कराएंगे यहाँ पर जॉब सेटिस्फैक्शन को लेकर के, तो हम उनको उस जॉब से सेटिस्फाइड होंगे। उसके बाद प्रमोट्स ग्रोथ, यहाँ पर हम ग्रोथ की भी बात करते हैं। ग्रोथ, मोटिवेशन जो है ग्रोथ को प्रमोट करता है। उसके बाद इंप्रूव्स द मोरल्स, तो इन सभी को क्या करता है बेटा, मोरल्स को भी इंप्रूव करता है। तो ये सारे के सारे क्या है, महत्व है, किसका महत्व है, मोटिवेशन का। तो सबसे पहला क्या है, प्रोडक्टिविटी को बूस्ट कर देता है। सेकंड जो एनहेंस जॉब सेटिस्फैक्शन। थर्ड अगर हम बात करें तो प्रमोट्स ग्रोथ को भी प्रमोट करता है, और उसके बाद इंप्रूव्स मोरल। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स क्या है, इंपॉर्टेंस है ऑफ मोटिवेशन। चलिए अगले पॉइंट पे हम लोग बात करेंगे। यहां पर हम बात करने वाले हैं बच्चे मास्लो हिरार्की ऑफ नीड्स। क्या मतलब होता है इसका मतलब, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे बेटा। यहां पर हम बात करते हैं, इसके एलिमेंट्स है कुछ दी हुई। यहां पर साइकोलॉजिकल नीड्स, इनके नीड्स को 5 कैटेगरीज में डिवाइड करा गया है बच्चे। सबसे पहला है यहां पर साइकोलॉजिकल नीड्स। सेकंड बताया गया बेटा सेफ्टी नीड्स, सेफ्टी नीड्स क्या होता है एक ऑर्गेनाइजेशन में। उसके बाद हम बात करेंगे सोशल नीड्स क्या होता है एक ऑर्गेनाइजेशन में। उसके बाद हम बात करेंगे एस्टीम नीड्स क्या होता है। उसके बाद हम बात करेंगे सेल्फ एक्वलाइजेशन, सेल्फ एक्वलाइजेशन क्या होता है। तो यहां पर मास्लो हियरार्की ऑफ नीड, इनकी जरूरत क्यों पड़ी और इससे क्या हमें बेनिफिट्स है, ये 5 पार्ट्स में इनको डिवाइड करा है। एक एक करके बच्चे हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। आइए, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहां पर बेटा, हम एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको एक सटीक एग्जाम्पल लेकर के मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि इसका मतलब क्या होता है। आइए बच्चे मेरे साथ। चलिए, तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहां पर मास्लो नीड हियरार्की थ्योरी को, एक वर्कर, एक ऑर्गेनाइजेशन में एक वर्कर होते हैं और एक सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, इन दोनों की एग्जाम्पल लेकर के, एक वर्कर और एक कंपनी के सीईओ के बीच में हम एग्जाम्पल लेकर के आपको समझाते हैं, समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि मास्लो
हिरार्की नीड ऑफ थ्योरी की जरूरत क्यों पड़ी, और इसका 5 जो हमने अभी टर्म्स की बात करा, 5 टर्म्स, साइकोलॉजिकल नीड्स, सेफ्टी एंड सिक्योरिटीज, तो इन सभी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। जब सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा, आपने ये समझ लिया मास्लो की नीड हियरार्की थ्योरी की बात हम करते हैं। एक एग्जांपल के थ्रू हम बात करेंगे। यहां पर वर्कर एंड कंपनी के सीईओ दोनों को लेकर के हम एग्जांपल के रूप में समझते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा साइकोलॉजिकल नीड्स। साइकोलॉजिकल नीड्स का मतलब क्या होता है बेटा? साइकोलॉजिकल नीड्स एक ऐसा नीड्स होता है, पहला सबसे पहले साइकोलॉजिकल नीड्स, सेकंड है बेटा सेफ्टी नीड्स, थर्ड में हम बात करेंगे लव एंड बिलोंगिंगनेस, उसके बाद हम बात करेंगे एस्टीम नीड्स क्या होता है, उसके बाद हम बात करेंगे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की मतलब क्या होता है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे बेटा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि साइकोलॉजिकल नीड्स के अंदर क्या क्या चीजें कवर होता है। तो साइकोलॉजिकल नीड्स की बात करें बेटा तो यहां पर बेसिक नीड्स की हम बात करते हैं। एक वर्कर को सबसे पहले अपनी बेसिक नीड्स, एक वर्कर एक एम्प्लॉइज है, मिस्टर एक्स एम्प्लॉइज है, उसको सबसे पहले क्या जरूरत है? एक बेसिक नीड की जरूरत है, एक बेसिक नीड की जरूरत है पूरी करनी होती है, जैसे कि सैलरी। पहले सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन में काम करने में एम्प्लॉइज को क्या चाहिए भाई? घर, कपड़ा और मकान। कहते हैं खाना और मकान, और उसके बाद हमें क्या होना चाहिए? घर, कपड़ा और मकान। तो इस बेसिक नीड्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले उनको ये जरूरत पूरा करना है। उनके पास खाने के लिए नहीं है, उनके पास रहने के लिए नहीं है, तो उनके पास ये थ्योरी की अगर हम बात करें तो सबसे पहले वर्कर की हम बात कर रहे हैं। साइकोलॉजिकल नीड्स की अगर बात करें तो बेसिक नीड्स की बात करते हैं। एक वर्कर को सबसे पहले अपनी बेसिक नीड्स पूरी करनी होती है, जैसे कि सैलरी, ताकि वो खाना पीना और घर के खर्चा निकाल सके। क्लियर है यहां तक के पॉइंट्स? उसके बाद अगर उसको इज्जत जैसे जी सर, बॉस तो दी जा रही है लेकिन पैसे नहीं मिल रहे हैं भाई, उसको पैसे देने की जगह पर उनको रेस्पेक्ट दिया जा रहा है। क्या रेस्पेक्ट को अचार डालेंगे? वो पैसे की जरूरत है भाई, उनको घर चलाना है, उनको परिवार चलाना है, खुद को सरवाइव करना है, पैसे की जरूरत है। बेसिक नीड्स को पूरा नहीं कर पा रहा है, जी सर कहेंगे, जी बॉस कहेंगे, वो सब पेट भर जाएगा? नहीं भरेगा बाबू, आपको पैसे की जरूरत पैसे से ही पूरा होगा। तो यहां पर बेसिक नीड्स की बात करते हैं, जी सर वाली काम नहीं चलेगी, ये बहुत अपर लेवल पे हम चले जाएंगे, तब हम रेस्पेक्ट भी हमारे लिए इंपॉर्टेंस है, लेकिन पहले पैसे, काम कर रहे हैं किस लिए? ताकि पैसे मिल सके। तो यहां पर एक एम्प्लॉइज के नजरिया से देखें तो उनको जी सर, जी हजूर करने से काम नहीं चलने वाला है। तो यहां पर हम क्या बात करेंगे? तो उसका मोटिवेशन लो रहेगा। बिल्कुल सही बात है, उनको जी सर करके, सलाम करके, सैल्यूट करके आप काम चला रहे तो उससे क्या होगा? उनकी कॉन्फिडेंस लेवल डाउन होगी रहेगा, क्योंकि उसकी उस वक्त उसको पैसे की जरूरत है। तो यहां पर अगर हम बात करें बेटा साइकोलॉजिकल नीड्स, वो नीड्स होता है जहां पर हमें एक एम्प्लॉइज को एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बेसिक नीड्स को पूरा करना होता है, जिसमें क्या आ गया बेटा? सबसे पहले खाना उसको जरूरी है, उनके लिए मकान जरूरी है, उनके लिए एजुकेशन जरूरी है, उनको सरवाइव करना जरूरी है। तो पहले बेसिक जरूरत तो पूरा हो बेटा, घर, कपड़ा, मकान, ये सब चीज अगर पूरा नहीं हो रहा है और वहां पर आपको रेस्पेक्ट दिया जा रहा है, क्या करेंगे रेस्पेक्ट का? ऑर्गेनाइजेशन में आपको रेस्पेक्ट मिल रहा है, घर पे जाएंगे तो अलग रेस्पेक्ट मिलेगा, पैसा नहीं ले जाएंगे तो घर में कैसे गुजारा होगा? पैसा तो चाहिए। तो ये पॉइंट को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो साइकोलॉजिकल नीड्स एक ऐसा नीड्स होता है बेटा जहां पर एक भी एम्प्लॉइज की हम बेसिक जरूरत की बात करते हैं, बेसिक नीड्स की बात करते हैं, इसको बिना पूरा किए आप रेस्पेक्ट वाले कंडीशंस में नहीं जा सकते हैं। हम लोग उस कैटेगरी में अभी नहीं है। तो यहां पर एक वर्कर को सबसे पहले अपनी बेसिक नीड्स पूरी करनी होती है, जैसे कि सैलरी, ताकि वो अपने खाना, पानी और घर का खर्चा निकाल सके। अगर उसको इज्जत जैसे जी सर, बॉस तो दी जा रही है लेकिन पैसे नहीं मिल रहा है, तो उसकी मोटिवेशन लेवल लो रहेगा, क्योंकि उस वक्त उसको पैसे की जरूरत है, ना कि रिस्पेक्ट की जरूरत है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन को साइकोलॉजिकल नीड्स में उसकी जरूरत को पूरा करना हमें चाहिए। सेकंड बात करते हैं बेटा सेफ्टी एंड सिक्योरिटीज। उस वर्कर को जब जॉब सिक्योरिटीज, उस वर्कर को जॉब सिक्योरिटी चाहिए ताकि वो टेंशन फ्री होकर काम कर सके। अगर उसको लगता है कि कभी भी जॉब की जा सकती है या कंपनी स्टेबल नहीं है, तो वो अपने फ्यूचर के लिए परेशान रहेगा, चाहे उसकी सैलरी अच्छी क्यों ना हो।
कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए अगर सिक्योरिटीज की अगर हम बात करते हैं, सिक्योरिटीज सेफ्टी नीड की अगर हम बात करें बेटा, तो यहां पर उनको क्या रहता है कि माइंड में डर रहता है कि कल कल को दिन मान लीजिए कंपनी हमें निकाल दे तो हमारा फ्यूचर कैसे सिक्योर होगा। तो एक ऑर्गेनाइजेशन में उनकी जॉब की सेफ्टी चाहिए उनको, कि हर महीने उनको घर चलाना है, बेसिक जरूरत को पूरा करने के लिए पैसा तो चाहिए। अगर ये जॉब छूट गया तो क्या हो गया, एक साइकोलॉजिकल मन में एक फियर रहता है ना कि आज हम जिस पोजीशन में हम जी रहे हैं, कल को अगर ये चीज़ हमें नहीं मिला या ये चीज़ हमसे अगर छीन लिया गया तो हम कैसे सर्वाइव करेंगे, बच्चे फैमिली को कैसे हम सर्वाइव करा सकेंगे। तो यहाँ पर अगर हम बात करें सेफ्टी नीड्स की बात करें, उस वर्कर को जॉब की सिक्योरिटी चाहिए, इसको जॉब की स्टेबिलिटी चाहिए। यहाँ पर उनकी सेफ्टी नीड यही है कि उसको जॉब की सिक्योरिटी चाहिए ताकि वो टेंशन फ्री होकर के काम कर सके। जब वो टेंशन फ्री होकर के काम करेगा तो उसका मोटिवेशन लेवल हाई होगा, तो ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे तरीके से काम करेगा, पूरा 100% पोटेंशियल का यूज कर पाएगा, 100% प्रोडक्टिव होकर के काम कर पाएगा, माइंड से टेंशन फ्री होकर के काम करेगा, तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए फायदेमंद ही तो है बेटा। तो यहां पर उनकी हम क्या बात करते हैं, जॉब सिक्योरिटी की बात करते हैं, यहां पर हम सेफ्टी नीड की बात करते हैं। तो उस वर्कर को जॉब की सिक्योरिटी चाहिए ताकि वो टेंशन फ्री होकर के काम कर सके। अगर उसको लगता है कि कभी भी जॉब जा सकता है या कंपनी स्टेबल नहीं है तो वो अपने फ्यूचर को लेकर के परेशान रहेंगे, और परेशान रहेंगे चाहे सैलरी कितना भी क्यों ना हो, लेकिन एक टेंशन रहता है। लव एंड बिलोंगिंगनेस की बात करें बेटा, इस नीड की अगर हम बात करते हैं, तो जब एक वर्कर की बेसिक और सेफ्टी नीड पूरी हो जाती है तो वो अपनी कलीग्स से दोस्ती और सपोर्ट चाहता है। यहां पे अगर ऑफिस में उसका सोशल एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है तो वो अकेला महसूस करेगा और काम में इंटरेस्ट कम हो जाएगा। कहने का मतलब एक एम्प्लॉइज जब साइकोलॉजिकल नीड्स को पूरा कर लेता है, जब यहां पर सेफ्टी नीड्स को पूरा कर लेता है, जब ये दोनों ही कंडीशन से ऊपर उठ जाता है, तब उसको जरूरत किस चीज की पड़ती है बेटा, यहां पर लव एंड बिलोंगिंगनेस की बात हम करते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें, एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले एम्प्लॉइज जो हैं, सबसे पहले उनकी बेसिक जरूरत है कि उनको सर्वाइव करना, उनके घर कपड़ा मकान, उनकी बेसिक जरूरत को पूरा करना पहला फर्स्ट प्रायोरिटी उनका ये होता है बेटा। उसके बाद क्या करते हैं, उनकी स्टेबिलिटी होना चाहिए कि उसका जॉब जो है सिक्योर है, उनके जॉब को लेकर के टेंशन अगर फ्री रहेंगे, फ्यूचर सिक्योर रहेगा, तब जाकर के वो क्या सोचते हैं बेटा कि अब अकेला जिंदगी नहीं चलेगा, दोस्ती यारी बनाते हैं, फ्रेंडशिप करते हैं, समाज में एक रिलेशनशिप को मेंटेन करने का काम करते हैं। कब, जब उनकी बेसिक जरूरत पूरा होती है। जब वो बेसिक जरूरत पूरा करने में ही जब उनकी परेशानी रहती है तो उनके पास समय कहाँ होगा समाज में दोस्ती यारी बनाने का, और बना भी लेंगे तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि एक टेंशन तो माइंड में रहेगा ना कि हम अपनी जरूरत को कैसे पूरा करें। तो ये थर्ड पॉइंट की बात करें तो ये तभी हम पूरा कर पाएंगे जब बेटा ये फर्स्ट और सेकंड पॉइंट की हम क्राइटेरिया को फुलफिल कर लेंगे। स्टेप वाइज है। उसके बाद एस्टीम नीड्स की बात करें, एक कंपनी के सीईओ या सीनियर एग्जीक्यूटिव को सिर्फ, यहां पर समझो, एक सीईओ या सीनियर एग्जीक्यूटिव को सिर्फ सैलरी नहीं चाहिए, उसको इज्जत और रिकॉग्निशन भी चाहिए होती है। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में बेटा अगर हम बात करते हैं, यहां पर एक कंपनी के सीईओ या एक कंपनी के सीनियर पर्संस जो होते हैं, उनको सैलरी की जरूरत नहीं होती है, उनको सेल्फ रेस्पेक्ट की जरूरत होती है। उनको ऑर्गेनाइजेशन में रेस्पेक्ट करे, सैल्यूट करे, सलाम करे, ये सब बातें को ध्यान में रखना पड़ता है बच्चा। यहां पर उसको जरूरत की अगर बात करें, रिकॉग्निशन भी चाहिए होती है। अगर उसको बस पैसे ही मिल रहे हैं लेकिन उसके काम की तरफ नहीं, उसकी काम की तारीफ नहीं हो रही है या उसको रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा है, तो वो डिमोटिवेट फील करेगा और अपने बेस्ट पोटेंशियल से काम नहीं कर पाएगा। कहने का मतलब ये है, यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं बच्चे, यहां पर हम बात कर रहे हैं किसकी, एस्टीम नीड्स की अगर बात करें बेटा, तो यहां पर कंपनी के सीईओ है, कंपनी के सीईओ लेवल पे है तो सैलरी अच्छा होगा। आई नो आप लोग भी जानते हैं सैलरी अच्छा होगा, लेकिन सैलरी नहीं चाहिए, सैलरी के साथ साथ जो टीम से काम करा रहे हैं, टीम उनको तारीफ करे, टीम उनके बारे में अच्छाई कहे, टीम उनके पॉजिटिव एस्पेक्ट को देखे, तो उससे क्या होगा, उसका मोटिवेशन लेवल हाई रहेगा। उनको सब जी सलाम करे, जी हजूर करे, तो यहां पर क्या होगा, एक कंपनी की सीईओ को बड़ा अच्छा फील होगा। सैलरी नहीं चाहिए, उसको सेल्फ रिस्पेक्ट चाहिए, लोग उसका सम्मान करे, लोग उसका आदर करे, लोग उसके अच्छे
पॉइंट्स को देखें तो इसके बारे में बात करें। अगर इन बातों को अगर ध्यान नहीं देंगे, लोग उनकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, तो वो डीमोटिवेट हो जाएंगे। डीमोटिवेट हो जाएंगे तो काम अच्छे तरीके से नहीं कर पाएंगे या अपने 100% पोटेंशियल को यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे बच्चे। तो क्या यहां तक के पॉइंट्स आप लोगों को क्लियर है बेटा? चलिए नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं। दिस इज द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस क्लास, दिस सेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की बात करते हैं बेटा। तो जब एक कंपनी के सीईओ या हाई लेवल के वर्कर को इज्जत, सैलरी, यहां पर इज्जत, सैलरी और सब कुछ मिल रहा होता है, तब वो अपने क्रिएटिव आइडियाज को इंप्लीमेंट करने कंपनी के लिए कुछ नया करने का या इनोवेशन करने के बारे में तभी सोचते हैं ना बेटा ये लोग। अगर हम बात करें यहां पर लास्ट वाला पॉइंट आपका क्या है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो बेटा जी यहां पर हम क्या करते हैं, इनोवेशन हम तभी करते हैं, हम रिसर्च तभी कर पाते हैं जब यहां पर हम कोई 100% पोटेंशियल या फुल पोटेंशियल हम तभी दे पाते हैं जब यहां पर क्या होता है, फुल पोटेंशियल तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, या वो स्टेज होती है जहां पर अपनी ग्रोथ और सेल्फ फुलफिलमेंट की हम बात करते हैं बेटा। ये ग्रोथ की हम बात कब करते हैं, जब ये चारों ही कंडीशन से हम ऊपर उठ जाते हैं। साइकोलॉजिकल नीड्स, सेफ्टी नीड्स, लव एंड बिलोंगिंगनेस, उसके बाद एस्टीम नीड्स, इन सभी लेवल से जब हम ऊपर उठ जाते हैं तो हमारे अंदर क्या चीजें आती हैं, क्या भावना आती है कि हम यहां पर ग्रोथ के बारे में सोचते हैं, हम इनोवेशंस के बारे में सोचते हैं, हम न्यू आइडियाज के बारे में सोचते हैं, क्योंकि हम स्वतंत्र होते हैं, हमारा दिमाग स्वतंत्र होता है। हर नीड से हम ऊपर आ चुके हैं। पैसा हमने कमा लिया, रिस्पेक्ट हमने कमा लिया, सारी चीजें हमने कर ली, सारी स्टेबिलिटी को हमने पार कर चुके हैं। उसके बाद हमें क्या करना होता है बेटा, हम फ्री होकर के, हम स्वतंत्र होकर के हम क्या सोचेंगे, हम यही सोचेंगे ना कि कितना बेहतर हम ऑर्गेनाइजेशन के लिए कर सकते हैं। 100% पोटेंशियल की हम बात करते हैं। यहां पर हम क्या बात करते हैं, ग्रोथ की बारे में बात करते हैं। हम यहां पर इनोवेशन को लेकर के सोचते हैं, हम फ्रीडम रहते हैं बेटा। तो यहां पर ये लास्ट पॉइंट आपका क्या है, जब एक सीईओ या हाई लेवल के वर्कर, चाहे हम यहां पर कंपनी के सीईओ हो चाहे हाई लेवल के वर्कर हो, उनको क्या होता है, वर्कर जो को इज्जत, सैलरी और सब कुछ जब मिल रहा होता है, तब वो अपनी क्रिएटिविटी, यहां पर क्रिएटिव आइडिया की बात करते हैं। क्रिएटिव आइडिया कहां से आती है बेटा, जब ये सारे स्टेप को पूरा कर लेंगे। सारे स्टेप अगर बैलेंस अगर बिगड़ जाएगी तो आपका ये फुलफिल नहीं होगा बेटा। तो यहां पर मैंने आज की क्लास की अगर हम बात करें, ये थ्योरी बताती है कि इंसान को उस वक्त जो जरूरत है उसके हिसाब से उसका मोटिवेशन आता है। हर लेवल की नीड को समझकर ही इंसान वर्कर को मोटिवेट किया जा सकता है। कहने का मतलब है, यहां पर हमने बात करा हियरार्की थ्योरी की, मास्लो की हियरार्की थ्योरी की अगर बात करें बेटा, तो इन्होंने ये बताया कि हर व्यक्ति को अपनी नीड्स को पहले आइडेंटिफिकेशन करे कि वो किस लेवल पे है, किस स्टेप पे है। तो सबसे पहले यहां पर एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले एम्प्लॉयज को सबसे पहले जरूरत क्या है उसको पहचानो। जब उस जरूरत को पूरा कर लेते उसके बाद आपको क्या करना चाहिए, समाज में पैसा भी जरूरत है, घर चलाना भी जरूरत है, उसके साथ समाज में आपके पास लोग, टीम होना भी जरूरी है, आपको रिस्पेक्ट भी मिलना चाहिए, है ना। उसके बाद सब कुछ अगर हो जाता है तो लास्ट में आप क्या चाहते हैं, यहाँ पर क्या चाहते हैं, एक क्रिएटिव आइडियाज को ढूंढने का कोशिश करते हैं, उसको इंप्लीमेंट करते हैं। इंप्लीमेंट करने का काम कहाँ पर आती है, यहाँ पर लास्ट स्टेप में आती है बेटा, जिसको हम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन बोलते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स को मैंने आज की क्लास में डिस्कस करा बच्चे। यहाँ तक के पॉइंट्स में आप लोगों को कोई दिक्कत है, हम लोग एक बार गो थ्रू कर ले फटाफट से आज की क्लास को, फटाफट से 2 मिनट के अंदर। चलिए बच्चे, चलिए बेटा, तो चलिए हम लोगों ने आज के क्लास में क्या बात करा, एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग क्या होता है, सुपरविजन क्या होता है, मोटिवेशन क्या होता है, लीडरशिप क्या होता है, कम्युनिकेशंस के बारे में हम लोग अगले क्लास में बात करेंगे, लीडरशिप के बारे में अगले क्लास में बात करेंगे, इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग क्या होता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात हम करते हैं, एक बार समअप कर रहे हैं। डायरेक्टिंग का मतलब क्या होता है, जहां पर इंस्ट्रक्शन देना होता है, एक प्रोसेस होता है जहां पर इंस्ट्रक्शन देते हैं, गाइडिंग करते हैं एम्प्लॉयज को, ताकि ऑर्गेनाइजेशन को गोल को अचीव कर सकते हैं। फिर हमने बात करें इंपॉर्टेंस क्या होता है, यहाँ पर हम इंपॉर्टेंस डायरेक्टिंग का होता है क्या कि इफेक्टिव परफॉर्मेंस यहाँ पर होता है। उसके बाद फैसिलिटी चेंज की हम बात करते हैं, उसके बाद एनहेंस कम्युनिकेशन
कम्युनिकेशंस की हम बात करते हैं बच्चे। उसके बाद हमने बात करा एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग के अंदर क्या क्या टर्म्स इन्वॉल्व है, क्या क्या एलिमेंट्स इन्वॉल्व है, हमने इसके बारे में बात करा। सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप एंड कम्युनिकेशंस, ये सारे के सारे पॉइंट्स इन्वॉल्व होती है बेटा, एक एक करके हम लोगों ने डिस्कस करा आज की क्लास के अंदर। हमने बात करा डेफिनेशन की बात करें, सुपरविजन क्या होता है। सुपरविजन के अंदर एक पर्सन आते हैं जिसका नाम होता है सुपरवाइजर। सुपरवाइजर का काम क्या होता है बेटा, लिंक करना होता है बिटवीन द मैनेजमेंट एंड वर्कर। ये वर्कर और मैनेजमेंट को लिंक करने का काम करता है बेटा। सुपरविजन की बात करें तो सुपरविजन इज अ प्रोसेस जहां पर हम ओवरसीइंग करते हैं एम्प्लॉइज वर्क इनटू द श्योर दैट द परफॉर्म एक्सपेक्टेड। तो हम यहां पर एक्सपेक्टेशन की बात करते हैं बेटा। उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट के अंदर हमने बात करा कि इंपॉर्टेंस ऑफ सुपरविजन का इंपॉर्टेंस क्या होता है, इससे क्या होता है, इफेक्टिव एग्जीक्यूशन होता है, काम को इफेक्टिव तरीके से हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं, प्रोवाइड अच्छी फीडबैक हमें मिलती है यहाँ पर। उसके बाद मेंटेन डिसिप्लिन को हम मेंटेन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सुपरविजन। उसके बाद हम बात करें इंश्योर द ऑप्टिमम रिसोर्सेस यूज, ऑप्टिमल यूज हम रिसोर्स का कर सकते हैं। डेफिनेशन की अगर हम बात करें बेटा यहाँ पर मोटिवेशन का, मोटिवेशन क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जैसे हम क्या कर सकते हैं, स्टिमुलेटिंग एम्प्लॉइज परफॉर्म। यहाँ पर कोई भी एम्प्लॉइज को हम बेस्ट जो भी अचीव है, अगर हम बात करें एफर्ट्स लगा सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, एक एम्प्लॉइज जो है वो कैसे 100% बेस्ट एफर्ट के साथ काम कर सकता है, उसके लिए हम मोटिवेट करते हैं उनको। मोटिवेशन कैन बी ये इंटरनल भी होते हैं, एक्सटर्नल भी होते हैं। इंटरनल को इंटर्नसिक कहते हैं और एक्सटर्नल को एक्सट्रिक्सिक कहते हैं बेटा। उसके बाद हमने इंपॉर्टेंस की बात करा, इंपॉर्टेंस मोटिवेशन से क्या होता है, इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। उसके बाद एनहेंस जॉब सेटिस्फैक्शन की बात करते हैं, प्रोमोट्स ग्रोथ को प्रमोट करता है। उसके बाद इंप्रूव्स मोरल। इसके बाद हमने बात करा नेक्स्ट पॉइंट में हमने बात करा मास्लो हिरार्की थ्योरी ऑफ नीड। उसके अंदर 5 टर्म्स हैं, 5 पॉइंट्स की बात करें, साइकोलॉजिकल नीड्स, उसके बाद सेफ्टी नीड्स, उसके बाद सोशल नीड्स, उसके बाद स्टीम नीड्स, उसके बाद सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। हमने सबसे पहले बात करा साइकोलॉजिकल नीड्स, वो ऐसा नीड्स होता है जहां पर बेसिक जरूरत को पूरा करना होता है। एक व्यक्ति की सबसे पहली जरूरत को, पहले प्रायोरिटी को आप समझो, आपकी प्रायोरिटी क्या है, आप किस नीड के कैटेगरी में आते हो, सबसे पहले इस पॉइंट को समझो। जब तक इनको आप एनालिसिस नहीं कर पाओगे तब तक इन चीज़ों को आप समझ नहीं पाओगे। तो सबसे पहले आपको समझना है आप किस नीड की कैटेगरी में आते हो, उस हिसाब से काम करो। साइकोलॉजिकल नीड को पूरा करो, उसके बाद सेफ्टी नीड्स आपको चाहिए, सोशल नीड्स भी चाहिए, स्टीम नीड्स भी चाहिए, उसके बाद सेल्फ एक्चुअलाइजेशन भी चाहिए। तो आज के क्लास को हम लोगों ने यहां तक कंप्लीट करा बच्चे। फिर मैंने आपको यहाँ पर बताया साइकोलॉजिकल नीड्स में क्या क्या चीज़ें आती है, सेफ्टी नीड्स में क्या आता है, लव एंड बिलोंगिंग नीड्स में क्या आता है, एस्टीम नीड्स में क्या आता है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में क्या आता है। कंपनी की सीईओ और वर्कर को लेकर के हमने एग्जांपल के थ्रू बच्चे समझाए आज के क्लास में। चलिए बाकी हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। आज इसका पार्ट जो है सेकंड रह चुका है, सेकंड पार्ट हम कराएंगे, उसके बाद हम कंट्रोलिंग भी कराने वाले हैं। तो जिन भी बच्चे ने क्लास हमारी अटेंड नहीं करा है प्लीज़ हमारे चैनल पे जाकर के इसको अटेंड करें। बाकी भी हमने और भी पिछले लेक्चर वगैरह अपलोड करा हुआ है, तो सारे बच्चे वहाँ पर जाकर के देख सकते हैं। आज की क्लास से रिलेटेड कोई भी आपका कमेंट्स, कोई भी डाउट्स, कोई भी प्रॉब्लम अगर होती है तो प्लीज़ हमें एडवाइस करें बच्चे। कोई भी दिक्कत होती है प्लीज़ हमें बताएं। अगर आपको पीपीटी की रिक्वायरमेंट है तो प्लीज़ हमारा टेलीग्राम का भी चैनल है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं बच्चे। यहाँ तक आप लोग रिवाइज करिए, बाकी वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, सी यू।